देखिए, अनिल मिश्रा ने जो बातें कही वो व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं। पहली बात, मनुस्मृति को मानना है, आपको महाभारत को मानना है, रामायण को मानना है, रामचरितमानस को मानना है। जिसको जो भी ग्रंथ के बारे में मानना हो या जिसको जिस बारे में भी मानना हो, वो एक निजी जीवन होता है। पहली बात। दूसरी बात, वो ये खुद भी एक जुडिशरी फैमिली से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशंस को मानना चाहिए। और जिस कोर्ट की वजह से वो इतने नॉलेज रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज रखते हैं, सीआरपीसी आईपीसी इसका भी नॉलेज रखते हैं, कैसे प्रोसीडिंग होती है उसके बारे में भी उनको काफ़ी फैक्ट्स पता है। तो मुझे लगता है कि उसमें मनुस्मृति का कहाँ स्थान है और कहाँ अम्बेडकर के बारे में, कहाँ अम्बेडकर का स्थान है, उसके बारे में बहुत वो समझदार हैं। तीसरी बात, जिस तरीके से ग्वालियर और चंबल के बेल्ट में इस तरह की भावनाएं बढ़ी हैं, उसमें सबसे बड़े दो बड़े महत्वपूर्ण कारण थे। पहला ये है कि जिस प्रकार से चीज़ें बढ़ी और उससे कहीं न कहीं जनता के बीच में आक्रोश आया, पर पुलिस ने जो एफआईआर किया था वो कहीं न कहीं के पर गलत था, जिसको मुझे लगता है कि कल उनको बेल भी ग्रांट हो गई है और उसके साथ में मामले को भी ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी एट्रोसिटी का एक्ट जो लगाया गया, उन पर जो आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गाली गलौज किया है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गाली गलौज किया है। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जो भी कहा कि ये मनुस्मृति को लेकर के और अम्बेडकर साहब को लेकर के था, तो उनका वो निजी मामला था और उनको व्यापक स्तर पर उन्होंने बोला। गाली गलौज जो व्यापक शब्द में व्याख्या की गई है भारत के संविधान में या सीआरपीसी की प्रोसीडिंग पर और आईपीसी की प्रोसीडिंग पर, वो एब्यूज़ कैसे होते हैं, कैसे गाली गलौज दिए जाते हैं, उसकी पर्याप्त व्याख्याएं। और पुराने में मैं कहूँ तो 323 सेक्शंस आईपीसी का होता है, 324 होता है, बहुत सारे सेक्शंस हैं और उसके बारे में तस्वीर जलाना, अम्बेडकर साहब मुर्दाबाद नहीं। देखिए ये देखिए, मुर्दाबाद जिंदाबाद ये सारी चीज़ें तो एक सामान्य आजकल की जो घटनाएं घटती हैं और सामान्य कोई भी नारा लगता है, आप देखेंगे कि मुर्दाबाद जिंदाबाद, फलानी पार्टी मुर्दाबाद जिंदाबाद, इस तरह की बातें होती हैं। पर गाली गलौज का मतलब मेरे दिमाग में कुछ बड़े शब्द हैं। पहली चीज़, अम्बेडकर साहब की मूर्ति को और कोर्ट की प्रेमिसेस से या कहीं भी लगाई गई है, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है तो नहीं देना चाहिए, मेरे नज़र पर नहीं देना चाहिए। और वो भारत देश के नहीं, वो विश्व के काफ़ी विद्वान व्यक्तियों में से एक है, वो हमारी धरोहर के रूप में है। यदि आप उनकी इस जाति और कास्ट को हटा करके सोचेंगे तो मुझे लगता है कि वो भारत देश के बड़ी चीज़ रहे और उनका सम्मान होना चाहिए। और यदि हम और आप लॉयस व्यक्ति या लॉयस जो हमारी फ्रेटर्निटीज़ है वो नहीं करती है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भारत देश में संविधान के बारे में और संविधान का जो हमारा तंत्र है, जो संविधान की व्याख्याएँ हैं, उसकी कोई व्याख्या करेगा। जैसा आपने कहा, प्रशासन का भी यही कहना है कि ग्वालियर संभाग का माहौल बिगाड़ना है अनिल मिश्रा। हाँ, तो समुदायों को आपस में टकराने की स्थिति हो गई है। नहीं, दूसरी चीज़ एक और है, जहाँ पर बहुत समुदाय आकर के वहाँ पर बहुत सारे कामों को किए, वहाँ पर बहुत सारे सबको आने की कोई ज़रूरत बहुत थी नहीं। पैसेंस में चीज़ थी कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था उनको इन सारी चीज़ों से रोक सकता था और रोक करके ये जो आपने बोला है कि दो बड़े समुदायों के बीच में विवाद और डिस्प्यूट हो रहा था, वो कहीं ना कहीं पर उसका विस्तारण किया जा सकता था, उसका समाधान ढूंढा जा सकता था। उतने बड़े लेवल पर ये कुछ लोग नेतागिरी भी करते हैं, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई छुटपुट भी मुद्दा मिल गया तो उसमें अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पूरी सेना सहायता लेकर के दिखने लगते हैं। तो कई बार यह भी होता है, प्रशासन की ढील रही इस पूरे मामले को इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उनको पूरी छूट दी गई या इस मामले को कंट्रोल नहीं किया गया। दूसरा, इसके साथ में विभिन्न नेता अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के गए, तो वो कोई नेताओं का वो प्लेटफॉर्म था नहीं। उसको तो वहीं पर जैसे अम्बेडकर की मूर्ति को उन्होंने किया गड़बड़, तोड़फोड़ की, तो वो गलत था, हम भी उसको मान रहे हैं और पुलिस प्रशासन को भी मानना चाहिए और इसी मामले को वहीं पर शांत कर देने का चाहिए। सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है सनातनियों के साथ मध्य प्रदेश। देखिए, अनिल मिश्रा जी की व्याख्या सनातन को लेकर के क्या है ये तो अनिल मिश्रा बेहतर बता सकते हैं, पर ये यदि उनके व्यक्तिगत नज़र में कहीं पर चीज़ें आ रही हैं तो उसका पुलिस कंप्लेन करें, बहुत सारे रूट्स हैं और उस पर वो बात करें जा करके, और मुझे लगता है कि उसका समाधान है। आईपीसी सीआरपीसी में सब जगह पर उनको लेकर के कानून बनाए गए हैं और वहाँ पर उनको जगह दी गई है, उसको बड़े पर्याप्त तरीके से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। सुनियोजित तरीके से उस मामले को वहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट करके खत्म किया जा सकता है। उमर खालिद के मामले को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से 5 लोगों को जमानत दी गई है, बेल दी गई है और 2 को अभी भी जेल में रखा गया है तिहाड़ में, शरजील इमाम उमर खालिद, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको इस मामले को लेकर के स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी हुआ है कोर्ट के द्वारा और जो भी उस तरीके से सारी चीज़ें की गई हैं कोर्ट के माध्यम से, 5 लोगों को किसी भी केस में सेम ग्राउंड पर, सेम एफआईआर पर, सेम चार्जशीट पर आप उनको बेल ग्रांट कर रहे हैं। उसी के साथ में
जो बाकी लोग दो हैं उनको आप जो है तो बेल नहीं दे रहे हैं, जबकि वो 5-5, 6-6 बार बेल लगा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जहां आर्टिकल 21 का कंप्लीट वायलेशन यहाँ हुआ है। दूसरी बात, इसके साथ में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट तक नहीं शुरू हुई, तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो आप 5 साल तक नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि यह भारत देश के लिए संवैधानिक तरीके से एक अन्याय है और यहाँ पर कहीं न कहीं पर हमें लगता है कि कोर्ट ने इस पॉइंट्स को कंसीडर किया या नहीं। दूसरी बात, जिस प्रकार से कोर्ट में इस प्रकार, मैं तो था उस मैटर में, दलीलों के साथ में नहीं, जजमेंट के साथ में, मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों को लेकर के 10-12 पॉइंट्स को जो फैक्ट के साथ में जिन 5 लोगों को बाहर किया भी गया है, वो फैक्ट इतने इम्पोज कर दिए गए हैं कि मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की जो ज़मानत है वह ज़मानत लेने और बाहर रहने में कोई विशेष फ़र्क नहीं होगा। पहला, उसमें जैसे पासपोर्ट को सीज कर दिया गया। दूसरा, उसके साथ में कहीं भी ये विदेश नहीं जाएंगे। तीसरा, ट्रायल कोर्ट्स के परमिशन से जहाँ इधर उधर होगा तो जाएंगे। चौथा, इसके साथ में 2-2 लाख का जुर्माना लगाया, मतलब वो बॉन्ड होता है, बॉन्ड उसको भरवाया जाता है, तो 2-2 लाख की सिक्योरिटी बॉन्ड कराई गई। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो ट्रायल की प्रोसीडिंग के से आप परमिशन लेके जाओगे। साथ ही साथ में यह भी बोला गया कि आप कहीं भी किसी भी मीडिया और प्रेस के सामने नहीं आओगे और बहुत तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें इम्पोज की। तो मुझे लगता है कि कोई जो व्यक्ति बाहर निकल के भी आया है उसके ऊपर इतने जमानत की शर्तें थोप दी गई हैं कि वह, मुझे नहीं लगता है कि ट्रायल में और इसमें अंदर कस्टडी तिहाड़ में रहते और बाहर रहते, बस इतना ही है कि वो घर परिवार के बीच में रहेंगे और वहाँ तिहाड़ जेल में रह रहे थे। सिर्फ इतना ही, मुझे मेरे नज़र में इतना ही अंतर है। लोग कह रहे हैं कि कोर्ट पर से भरोसा उठता जा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक मामला देखने को मिल रहा है। देखिए, ये इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि यदि मैं एक आप लोगों को बहुत बड़ा फ़िलोसफर की एक हर्ट था, फ़िलोसफर, आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में एक बड़ी लॉज आती है, उसने बोला है कि कानून बहुत सारे हो सकते हैं पर कानून वह होता है जो लोगों के नज़र में दिखना चाहिए, उसका पालन कानून की नज़र में होना चाहिए और उसका आउटपुट भी आना चाहिए। तो आउटपुट का मतलब क्या है? भारत देश का जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, अब जब यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट वायलेशन हो रहा है, आपने देखा कोई चार्जशीट नहीं फाइल है, कोई ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, 5 साल बीत गए हैं, 5 साल तक व्यक्ति को 2020 से वो मैटर अंदर है वो व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि कोर्ट को इसमें काफ़ी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पर यदि नहीं दिखाई और सिर्फ ऊपा की एक शर्त को लेकर के सारी चीज़ों को की जा रही, तो कहीं न कहीं पर थोड़ा मुझे लगा कि ये मतलब कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ रहा। मुझे इस चीज़ में कहीं कोई शक नहीं है इस चीज़ को बोलने पर। दूसरा, इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोल देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके से 1 साल तक वो दोबारा बेल नहीं फाइल कर सकते, यह भी इम्पोज करना कहीं न कहीं पर स्ट्रिक्टली उनके जो राइट्स दिए गए हैं, खासकर जो ट्रायंगुलर्स भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, सब व्यक्ति के लिए जब बराबर है लॉज, तो हम कई बार मल्टीपल टाइम हम कोई भी बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसमें 1 साल तक तो आपने बाउंड कर दिया। दूसरा, इसके साथ में आर्टिकल 19 जिसको बारे में बोला जाता है कि वो हमारे एक्सप्रेशन को फ्री आज़ादी देता है, तो यहाँ पर तो आपने यहाँ भी बाउंड कर दिया। तीसरा, इसके साथ में आर्टिकल 21 का आपने कंप्लीट वायलेशन कर ही दिया। तो जो भारत देश का जजमेंट था, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 में उसको बहुत बड़ा ये दिया गया और उसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया कि भारत देश के ये 3 जो राइट्स दिए गए हैं, इसको कभी भी कोई भी कोर्ट इसको वायलेट नहीं कर सकती। पर यहाँ पर तो कहीं न कहीं पर उस पर इतने बड़े लेवल पर बाउंड करके मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर उस चीज़ को थोड़ी सी चीज़ें मुझे भी हर्ट हुई हैं और मुझे लगा कि कहीं कोर्ट की नज़र शायद उस पर नहीं पड़ी और इस पर फैक्ट को कंसीडर करना चाहिए। समान धाराएं, समान कानून लगा हुआ, तो उन लोगों को छोड़ देना, 2 लोगों को केंद्रित कर लेना, ये देखिए, मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ, अभी मेरे पास तो फाइल नहीं है पर मैं उस मैटर में था, पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो कई बार क्या होता है कि किसी भी केस में एक मेन एक्यूज होता है या 2 मेन एक्यूज हो जाते हैं, बाकी को एक्यूज हो जाते हैं। उनका केस में वेटेज कैसा है, दूसरा इसके साथ में उस केस में उनका क्या क्या रोल है, केस का क्या योगदान है, उसके हिसाब से भी कोर्ट बेल को ग्रांट करती है और डिनाइड भी करती है। तो यह भी हो सकता है। साथ ही साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि कोर्ट के नज़र में देखिए, जब कोर्ट निर्णय देता है तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस साइज के देख करके चलते होंगे, पर यहाँ पर जो चीज़ें हुई है वो थोड़ा सा आदमी को और कोर्ट को भी बैलेंस करने की और भी ज़्यादा आवश्यकता थी कि
क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मतलब 5 साल की घटना पूरी हो गई है और चार्जशीट भी नहीं फाइल। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। किसी व्यक्ति को एक तरह से कह सकते हैं कि FIR झूठा करके आप सीधा उसको कस्टडी में डाल दो और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्यवाही न होने दो और उसको जेल से भी न रिहा होने दो, बेल भी ग्रांट न होने दो। और बेल ग्रांट करने के लिए इतने मल्टीपल टाइम्स ट्राई भी कर लिया हो, भारत देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को भी यूज कर लिया हो, साथ ही साथ में इन फ्यूचर में ऐसे दोबारा वो बेल के लिए न एप्लीकेशन फाइल कर पाए, उसको लेकर के भी आप कुछ पे कर दो इम्पोज। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत हुआ है वहाँ पर। और इसका मैं मतलब मेरे नज़र में तो वो आई इक्वलिटीज बिफोर लॉ तो नहीं था।